बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंड ईयर फिज़िक्स 2024 न्यू बुक चैप्टर नंबर 20 एसी सर्किट्स, उसका पार्ट जो है हम 11 करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। आज दो टॉपिक देख लेते हैं क्योंकि ये चैप्टर जो है वो काफ़ी बड़ा है। दो टॉपिक जो आज के हमारे हैं, एक तो है पावर इन एसी सर्किट और दूसरा है रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी। इन दो टॉपिक्स को देखेंगे। पिछला पार्ट जो है वो आपने नहीं देखा तो वो लाजमी देख लीजिए, RLC सीरीज़ सर्किट। ठीक है, पिछला पार्ट देखने के लिए ऊपर देखें, आपको लिंक शो हो जाएगा। और अगला पार्ट अगर आपको देखना है, इसी वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर आपको अगला पार्ट नज़र आ जाएगा। हर वीडियो के अंदर मैंने यही सेटअप बनाया हुआ है, लेकिन आपके मसले जब तक हल नहीं होंगे, जब तक आप प्ले लिस्ट तक नहीं पहुँचेंगे। और वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा होगा, रटना नहीं समझना है, उसको क्लिक कीजिए आप, पेज खुल जाएगा। पेज में देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाइए। पिछले सारे चैप्टर्स की वीडियोस वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको नज़र आ जाएंगी। चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19 और ये चैप्टर 20 जो है वो अभी चल रहा है हमारा न्यू बुक का। इसके अलावा आप सेकेंड ईयर फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं तो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री भी आप देखना चाहेंगे, 12 केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आप देखें, नज़र आएगी आपको। उसमें सारी वीडियोस केमिस्ट्री की मौजूद हैं। पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स कंप्लीट बुक जो है वो बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, प्लस एक ग्रैंड टेस्ट भी है उसके अंदर, नॉमेनक्लेचर का 2 घंटे का लगभग। क्योंकि आपकी वीक पॉइंट जो है वो नॉमेनक्लेचर है आपका, मुझे पता है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नॉमेनक्लेचर के 2 घंटे का टेस्ट जो है वो मौजूद है। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको नज़र आएगी, कंप्लीट बुक बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इसके अलावा और भी प्लेलिस्ट हैं, पाकिस्तान स्टडी है। सेकेंड ईयर के बच्चों को मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि पाकिस्तान स्टडी अभी भी उनके लिए बहुत बड़ी टेंशन होगी, तो आप मेहरबानी करके जो क्लास 10 की पाकिस्तान स्टडी है उसके सिर्फ चैप्टर नंबर 1 और 2 की टाइम निकाल के वीडियोस देख लीजिए। आपको सेकेंड ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट समझ में आ जाएगी आसानी से, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। सिर्फ चैप्टर नंबर 1 और 2 देख लें आप। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। ये दो टॉपिक्स हम देख लें, पावर इन एसी सर्किट्स। पहला टॉपिक जो है हमारा पावर इन एसी सर्किट्स और दूसरा जो है वो है हमारा रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी। रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये दो टॉपिक हैं। पहला टॉपिक देख लेते हैं। बुनियादी तौर पर आप इलेक्ट्रिसिटी लॉस जो होता है हमारा, जो ना, हम वो जानना चाहेंगे। अभी तक देखें जितने भी हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं ना, हमने उसमें इलेक्ट्रिसिटी को देखा है, इलेक्ट्रिक करंट को देखा है। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंडक्शन के ज़रिए कैसे पैदा किया जा सकता है, वोल्टेज क्या है, आपने इसको भी देखा है। आपने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को देखा है, आपने इंडक्टर को देखा है, रेसिस्टर को देखा है, कैपेसिटर को देखा है। इन सारी चीज़ों की आपने बात तो की है, लेकिन अभी तक आपने इस चीज़ की बात नहीं की कि जो इलेक्ट्रिसिटी लॉस होता है रेसिस्टर की वजह से, कैपेसिटर की वजह से, इंडक्टर की वजह से, किसी भी वजह से, वो होता क्या है, किस शक्ल में होता है, और उसकी कैलकुलेशन जब आप कर रहे होते हैं तो फिर आपको कौन से फार्मूलाज की नीड होती है। यही हमारा टॉपिक है। इसको हम कहते हैं पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है हमारी। अगर आप पानी की मोटर बहुत ज़्यादा देर तक चलाएंगे, 1 घंटा 2 घंटा, तो आप उसकी वायर को पकड़ के देखें, वो गर्म हो जाती है। होता है ना, घरों में शॉर्ट सर्किट भी हो जाते हैं, आग भी लग जाती है बहुत ज़्यादा। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह होती है कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रहा है वायर के अंदर, उसी वायर के अंदर रेसिस्टेंस भी मौजूद है, इम्पीडेंसेस भी मौजूद हैं। ठीक है, और उस मोटर के अंदर या जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, चाहे वो मोटर है या कुछ भी है, उसके अंदर जो सर्किट लगा हुआ है, उसके अंदर जो सर्किट लगा हुआ है, इनके इसमें रेसिस्टेंसेस की वजह से, इम्पीडेंसेस की वजह से जो करंट का लॉस हो रहा है,
उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं आप, ये करंट का लॉस किस शक्ल में होता है? ये करंट का लॉस जो है वो होता है हीट की शक्ल में। इसको हम दूसरा नाम ये देते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। इसी को हम दूसरा नाम जो ये देते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है या करंट जो है उसका लॉस हो रहा है, और उसका लॉस हमें किस शक्ल में नज़र आ रहा है? हीट की शक्ल में नज़र आ रहा है। ये जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, या फिर ये आपका इलेक्ट्रिकल लॉस हो रहा है, या आपका बिजली का नुकसान हो रहा है, या इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हीट में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम कहते हैं पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन इसको हम कहते हैं। अब यहाँ पर सर्किट्स जो हैं, जो अंदर लगे हुए हैं, उस अप्लाइंस के अंदर जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस है, ठीक है, बिजली से चलने वाला जो भी आपका इक्विपमेंट है, फ्रिज है, मोटर है, माइक्रोवेव ओवन है, कुछ भी है ऐसी चीज़ जिसमें सर्किट लगा हुआ है, छोटी सी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है या कोई बड़ी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसमें ये सर्किट लगा हुआ है, उसके अंदर जो है इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। हो सकता है कि ऐसा सर्किट लगा हुआ हो जिसमें सिर्फ कैपेसिटर हो सकता है ऐसा सर्किट लगा हुआ हो जिसमें सिर्फ रेसिस्टर हो सकता है ऐसा सर्किट लगा हुआ हो जिसमें सिर्फ इंडक्टर हो सकता है ऐसा सर्किट लगा हुआ हो जिसके अंदर रेसिस्टर और इंडक्टर दोनों हो सकता है ऐसा सर्किट लगा हुआ हो जिसमें कैपेसिटर और रेसिस्टर दोनों हो सकता है ऐसा सर्किट लगा हुआ हो जिसमें कैपेसिटर, रेसिस्टर, इंडक्टर तीनों हो। तो इस सिचुएशन में जो पावर डिसिपेशन होगी, जो पावर का लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, उसके लिए आपको अलग अलग फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी। अलग अलग फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी पावर को कैलकुलेट करने के लिए, पावर डिसिपेशन को कैलकुलेट करने के लिए। समझ में आ रही है बात? तो अगर पावर डिसिपेशन की बात हम करेंगे, हीट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट एनर्जी की शक्ल में लॉस की हम बात करेंगे, तो हमें अल्टीमेटली सर्किट की तरफ जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि यार ये सर्किट है कौन सी टाइप का। कॉन्सेप्ट मिल गया? अब इसके नोट्स ले लेते हैं और फार्मूलाज भी आपके सामने आ जाएंगे। सारे फार्मूलाज नहीं डिस्कस किए गए, 2 फार्मूलाज सिर्फ डिस्कस किए गए हैं। किन 2 सिचुएशंस में ये फार्मूलाज यूज़ किए जाएंगे, सर्किट कौन सा होगा जिसकी वजह से ये जो है वो फार्मूलाज यूज़ किए जाएंगे। अभी जो हम देख रहे हैं पावर डिसिपेशन इन अ रेसिस्टर, पावर डिसिपेशन इन अ रेसिस्टर, इन अ रेसिस्टर। अब आप समझ जाइए कि अगर हम पावर डिसिपेशन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हीट एनर्जी में कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, हमारे बिजली के नुकसान की शक्ल, हमारे बिजली के नुकसान को हम हीट की शक्ल में अगर बात करना चाह रहे हैं, तो ऐसा सर्किट है जिसमें सिर्फ रेसिस्टर लगा हुआ है, रेसिस्टर लगा हुआ है। उस सर्किट के अंदर इंडक्टर नहीं है। ध्यान से कीजिएगा, ये बड़े टेक्निकल चीज़ें हैं। आपके पास MCQs आते हैं MD कैट के अंदर, ECAT के अंदर, या बच्चे इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं वो अपने टेस्ट देखते हैं, जी मेंस, एडवांस, उनमें जब ये क्वेश्चन आते हैं ना, तो प्रॉब्लम ही ये होता है कि MCQ को समझना, ठीक है, MCQ को समझना। तो यहाँ पर पावर डिसिपेशन इन अ रेसिस्टर, अभी इसकी बात हो रही है। इसके लिए फॉर्मूला ये है पावर के लिए, P बराबर है VI, ये इसके लिए फॉर्मूला। बट ये फॉर्मूला जो है वो क्या है, नोट्स ले लीजिए। बट लेकिन ओनली एप्लीकेबल इन सर्किट्स, ओनली एप्लीकेबल इन सर्किट्स। ये फॉर्मूला कौन से सर्किट्स में एप्लीकेबल है? ओनली एप्लीकेबल इन सर्किट्स वेयर जहाँ क्या है, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स आर नॉट कनेक्टेड। कैपेसिटर्स कैपिटल C एंड इंडक्टर्स कैपिटल A आर नॉट connected with AC सर्किट। याद रहे, यहाँ पर इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको कि सर्किट DC ना हो,
सर्किट एसी हो। ये जिस सर्किट की हम बात कर रहे हैं वो एसी सर्किट है, चैप्टर का नाम ही ये है ना, डीसी की बात नहीं की जा रही। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा एमसीक्यू जब आप करेंगे कि सर्किट ये एसी वाला है डीसी वाला है। ठीक है भाई। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, मीन्स अभी भी कोई इसका मतलब निकलता है जी, बिल्कुल। एप्लीकेबल ओनली इन रेसिस्टिव कैपेसिटर सर्किट, एप्लीकेबल ये सिर्फ अब बचता क्या है, एप्लीकेबल जब हमने देख लिया है कि ऐसा सर्किट जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है या इंडक्टर लगा हुआ है, इसमें ये फार्मूला आपका काम नहीं देगा, तो हमारे पास अब चॉइस कौन सी बचती है, सिर्फ ऐसा सर्किट उसमें एप्लीकेबल है, ओनली एप्लीकेबल, एप्लीकेबल ओनली एप्लीकेबल ओनली इन रेसिस्टिव सर्किट, एप्लीकेबल ओनली इन रेसिस्टिव सर्किट, रेसिस्टिव सर्किट यानी कि ऐसा सर्किट जिसमें क्या लगा हुआ है, रेसिस्टर लगा हुआ है, कैपिटल आर मैंने बना दिया है। ठीक है भाई, अब यहाँ तक बात आ गई। इससे आगे फिर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, आपके ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, वाई, हाउ, क्यों, रीज़न आपसे पूछ लिया जाए कि भाई रीज़न क्या है इसका, रीज़न आपसे पूछ लिया जाए कि रीज़न क्या है, वजह क्या है इसकी, रीज़न बता दीजिए। तो लिख लीजिए, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट करंट, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, रेसिस्टिव सर्किट मतलब ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ रेसिस्टर लगा हुआ, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ रेसिस्टर लगा हुआ हो, करंट आई कॉमा करंट आई एंड वोल्टेज वी आर इन फेज, आर इन फेज। अब इसका क्या मतलब है, वही पिछली वीडियोस के अंदर मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जब इन फेज की बात आती है कि इन फेज है, फेज लैग है, फेज लीड है, ये तीन पोजीशंस हैं, तो ये किसका हवाला दिया जा रहा है, ये वेव फॉर्म का हवाला दिया जा रहा है, वेव फॉर्म का, वेव फॉर्म का। जब इन फेज की बात की जा रही है कि प्योरली रेसिस्टिव सर्किट जो है उसके अंदर सिर्फ रेसिस्टर लगा हुआ है, तो उसमें जो करंट होगा और जो वोल्टेज होगा वो इन फेज होगा। मतलब ये है कि एट द सेम टाइम अगर हम इसकी वेव फॉर्म देखते हैं तो एक वेव जो है हम बनाते हैं वोल्टेज की, तो दूसरी वेव जो है करंट की, ये वोल्टेज की वेव हो गई, दूसरी वेव जो है वो करंट की, ये साथ बना रहा हूँ। एट द सेम टाइम दोनों वेव्स पहुँच रही हैं, एट द सेम टाइम दोनों वेव्स पहुँच रही हैं। जिस टाइम में, जिस वक्त वोल्टेज की वेव पहुँच रही है, जिस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मिसाल के तौर पर वोल्टेज की वो वेव पहुँच रही है, उसी वक्त करंट की वेव भी पहुँच रही है। ये कहलाता है इन फेज़। फिर हमारे पास फेज़ लैग आ जाता है, फेज़ लीड आ जाता है। फेज़ लैग और लीड के अंदर हम मामला देखते हैं आगे पीछे का। करंट जो है वो आगे होगा, वोल्टेज पीछे होगा, या वोल्टेज आगे होगा, करंट पीछे होगा, इस तरह से कि ये एक वेव जो है यहाँ से यहाँ पहुँच रही है वोल्टेज की, तो दूसरी वेव जो करंट की है वो इसी पॉइंट पर पहुँच रही है। इसके बाद पहले वोल्टेज की वेव पहुँच गई, दूसरे नंबर पर करंट की वेव उसी पॉइंट पे पहुंची, इस पॉइंट पे वेव यूं चलती हुई आ रही है ना, ये पॉइंट बना हुआ है, तो इस पॉइंट पे पहले वोल्टेज की वेव पहुंच गई, उसके बाद करंट की वेव पहुंची इस पॉइंट पे। यहाँ दो सिचुएशंस है, एक वेव आगे होगी तो एक वेव पीछे होगी। जो आगे होगी वो लीड करेगी, जो पीछे होगी वो लैग करेगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास सिचुएशन है, रीज़न यहाँ पर यह है कि प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के अंदर करंट और वोल्टेज जो हैं वो इन फेज है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। और ये फॉर्मूला वहाँ पर इस्तेमाल हो जाएगा पावर वाला।
अब उसके बाद दूसरी सिचुएशन हमारे पास आ जाती है। अब इससे आगे और नोट कर लीजिए, वेयर एज जबकि देयर इज़ फेज लेग और फेज लीड, देयर इज़ फेज लेग और फेज लीड, फेज लेग और फेज लीड आपको नज़र आएगा बाय पाई अपॉन 2 रेडियंस, पाई अपॉन 2 रेडियंस। देयर इज फेज लेग और फेज लीड बाय पाई अपॉन 2 रेडियंस आर इन्वॉल्व्ड। अब किस में इन्वॉल्व होंगे ये सोच लीजिए, कौन सा सर्किट होगा। इन्वॉल्व्ड इन करंट एंड वोल्टेज, इन कैपेसिटर एंड इंडक्टिव, इन कैपेसिटिव कैपिटल C एंड इंडक्टिव कैपिटल L सर्किट्स। ऐसे सर्किट्स जिनमें कैपेसिटर लगा हुआ हो, ऐसे सर्किट्स कैपेसिटिव सर्किट्स कहलाते हैं। ऐसे सर्किट जिसमें इंडक्टर लगा हुआ हो वो इंडक्टिव सर्किट्स कहलाते हैं। ऐसे सर्किट्स जिनमें रेसिस्टर लगा हुआ हो वो रेसिस्टिव सर्किट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि फेज़ लेग और फेज़ लीड जो है बाय पाई अपॉन 2 रेडियंस। अब ये तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता यार, बात पिछली वीडियो देखें, उसमें ये पाई अपॉन 2 रेडियंस को भी एक्सप्लेन किया है। इस फ़र्क से आपको नज़र आएगा कि एक वेव जो है वो इस फ़र्क से, एक वेव जो है वो आगे है तो दूसरी वेव पीछे है, इस फ़र्क से, पाई अपॉन 2 रेडियन के फ़र्क से। और ये किस में नज़र आता है आपको, जब आपका सर्किट कैपेसिटिव सर्किट होता है या इंडक्टिव सर्किट होता है। अब यहाँ पर नाउ पावर डिसिपेशन इन AC सर्किट्स, पावर डिसिपेशन in AC circuits for capacitor and inductor। अब हम उन सर्किट्स की बात कर लें कि जिसके अंदर कैपेसिटर लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है, तो वहाँ पर पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला किससे फाइंड आउट किया जाएगा, इस फॉर्मूले से। पावर जो है बराबर हो जाएगा वोल्टेज करंट कॉस थीटा। इनकी डेरिवेशंस भी हमने पिछली वीडियोस में की हैं। वोल्टेज करंट कॉस थीटा, ये फॉर्मूला जो है आप यूज़ करेंगे, ठीक है भाई। वेयर जबकि कॉस थीटा रिप्रेजेंट, ये जो कॉस थीटा इसमें लगा हुआ है, कॉस थीटा रिप्रेजेंट पावर फैक्टर, इसको पावर फैक्टर कहा जाता है, पावर फैक्टर। अब ये पावर फैक्टर क्या है, ये बेसिकली एक रेशो होता है, ये रेशो होता है जो रेशो आपको ये बताता है कि वर्किंग पावर जो है वो कितना था और अपेरेंट पावर जो है वो कितना था। दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं कि इतना पावर, खैर अभी इसको तो मैं एक्सप्लेन करने का वक्त नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। बहरहाल ये पावर फैक्टर को, ये जो कॉस थीटा है ये पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, इसको बस यहीं तक रखते हैं क्योंकि आपकी बुक में भी यहीं तक है, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी दूसरा टॉपिक हम देख लेते हैं रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी का। रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी का, ये रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है, ये पिछली वीडियो में जो हमने सर्किट को डिस्कस किया है RLC सीरीज सर्किट को, ये उससे रिलेटेड है, ये उससे रिलेटेड है। रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी, रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी, रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसको हम FR से रिप्रेजेंट करते हैं।
रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी। सबसे वही पहली बात कि कोई आपसे पूछता है कि भाई रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी है क्या, आपको इसका जवाब आना चाहिए ओरली। ये क्या है? टाइप ऑफ, आप बताएंगे कि ये टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की एक टाइप है, टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की टाइप है, ऑन विच, जिसके ऊपर, ऑन विच जिसके ऊपर कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव, कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस becomes equal, पिछली वीडियो के अंदर भी हमने इस बात को डिस्कस किया था कि रेसिस्टेंस जो है वो नेचुरली हर सर्किट के अंदर मौजूद होती है। चार्जेस जब फ्लो कर रहे होते हैं एक सर्किट के अंदर, चार्जेस जब फ्लो कर रहे होते हैं एक सर्किट के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह जहाँ से चलते हैं, ठीक है, दोबारा वहीं पे आ जाते हैं। तो ये जिस वायर के अंदर ये चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं, वो वायर नेचुरली, उस वायर के एटम्स जो है नेचुरली रेसिस्टेंस क्रिएट करते हैं, मुज़ाहिमत क्रिएट करते हैं, रुकावट क्रिएट करते हैं, हर्डल, हाइंड्रेंस जो है वो खड़ी कर देते हैं। किसके आगे? इन चार्जेस के फ़्लो के आगे। इनको इतनी आसानी से आगे बढ़ने नहीं देते। तो ये चार्जेस बढ़ तो जाते हैं आगे, लेकिन इनका एनर्जी का लॉस हो जाता है। ठीक है, ठीक है। इस रेसिस्टेंस से जो नेचुरली मौजूद है, जो एटम्स क्रिएट कर रहे हैं, इनसे लड़ाई के दौरान इन चार्जेस की कुछ एनर्जी का लॉस यहाँ पे हो जाता है। ये नेचुरल है, अभी इसमें कोई रेसिस्टर आपने नहीं लगा हुआ, ये नेचुरल रेसिस्टेंस है। उसके बाद आप इसमें रेसिस्टर लगा देते हैं, ये आप अपनी मर्ज़ी से लगाते हैं। आप रेसिस्टर जो है वो लगा देते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। और आप इसमें इंडक्टर भी लगा देते हैं, इंडक्टर भी लगा देते हैं। तो रेसिस्टर का तो काम ही रेसिस्टेंस क्रिएट करना है, कभी कभी हमें रेसिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। और इंडक्टर जो काम है एनर्जी स्टोरेज का है। ये रेसिस्टर जो है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही होती है करंट के अमाउंट को बैलेंस करने के लिए। तो ये इंडक्टर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल ये रेसिस्टर और ये इंडक्टर, या भले कैपेसिटर भी लगाओ, ये बजाते खुद भी अपने अपने काम करते हुए, अपने तो ये काम कर रहे होंगे, जिसमें से इसका काम तो प्योरली रेसिस्टेंस का ही है, जबकि इसका काम रेसिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये भी रेसिस्टेंस क्रिएट करेगा फ्लो ऑफ चार्जेस में। और आगे कैपेसिटर अगर लगा हुआ हो तो वो भी यही काम करेगा, वो भी यही काम करेगा, वो भी यही काम करेगा। चार्जेस का जो फ्लो होगा उसकी एक फ्रीक्वेंसी भी होगी, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि चार्जेस का फ्लो मतलब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो, और इसको हम वेव फॉर्म की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं ना, वेव फॉर्म की शक्ल में, तो वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पर हम इन चार्जेस की भी फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे क्योंकि वो वेव जो है वो फ्लो ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जितनी तेज़ी के साथ वो वेव फ्लो कर रही है, हम कह रहे हैं इतनी ज़्यादा ये फ्रीक्वेंट है। तो इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ ये चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी इन चार्जेस की स्पीड की बात करती है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होगी ना, इसकी वजह से, रेसिस्टर की वजह से, इंडक्टर की वजह से, कैपेसिटर की वजह से, कि भले अपने दूसरे काम कर रहे हो, कैपेसिटर जो है चार्ज को स्टोर करने का काम कर रहा हो, इंडक्टर जो है वो एनर्जी के स्टोरेज का काम कर रहा हो, भले ही अपने काम कर रहे हो, लेकिन रास्ते में तो खड़े हुए हैं ना, चार्जेस को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं अपना काम करने के दौरान। तो ये रेसिस्टेंस तो क्रिएट होगी। अब ये जो रेसिस्टेंस ये इंडक्टर क्रिएट करते हैं और कैपेसिटर क्रिएट करते हैं, इसको हम रिएक्टेंस का नाम देते हैं, रिएक्टेंस। क्योंकि अब हम ऐसी रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो ये कोई ख़ास किस्म की रफ्तार है चार्जेस की, ये कोई ख़ास किस्म की फ्रीक्वेंसी है चार्जेस की, जिसको हम रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी का नाम दे रहे हैं। तो ये क्या है? टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन विच कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव रिएक्टेंसेस, कि ये फ्रीक्वेंसी की वो टाइप है जिसमें कैपेसिटिव, ये रहा कैपेसिटर, और इंडक्टिव, ये रहा कैपिटल एल, ये जो रिएक्टेंसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बराबर हो जाए।
ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर इंडक्टर की रिएक्टेंस और कैपेसिटर की रिएक्टेंस बराबर हो जाए, उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब फ़ौरन आपके जहन में क्लिक करेगी ये बात कि एग्जैक्टली ये जो फिर सर्किट होगा, ये सर्किट RLC ही होगा। RLC जिसमें रेसिस्टर भी लगा हुआ है, इंडक्टर भी लगा हुआ है, कैपेसिटर भी लगा हुआ है, RLC सीरीज सर्किट। इसी के अंदर आपको जो है ये रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी वाला मामला नज़र आ सकता है, क्योंकि रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी वो है ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसमें कैपेसिटिव और इंडक्टिव की बात हो रही है, इनकी रिएक्टेंसेस की बात हो रही है। तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करें या इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करें, इसके लिए इस इंडक्टर और कैपेसिटर का लगा होना सर्किट में ज़रूरी है। अब यहाँ ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं आपके लिए, MCQs में पूछ लिया जाता है रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है उसके हवाले से, और ऐसे सर्किट के बारे में बात की जाती है जिसमें इंडक्टर कैपेसिटर है ही नहीं, और आपसे रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ लिया जाता है। भाई रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी वही फ्रीक्वेंसी है कि जब आपका ये रिएक्टेंस इंडक्टर वाली और ये रिएक्टेंस कैपेसिटर वाली बराबर हो जाए उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर, उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया, कॉन्सेप्ट मिल गया। अब इसके नोट्स जो है वो ले लेते हैं। on which capacitive and inductive reactance becomes equal। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम XC से रिप्रेजेंट करते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम XL से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन दोनों के अलग अलग फार्मूलाज हैं। ठीक है ना, आपको पता है कि यहाँ पर हम जो है वो XC को, इसका फार्मूला क्या है, XC का यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला जो है वो आपके पास है 1/2 FC। ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस का नाम फार्मूला है, और कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो फार्मूला है वो है 2πFL। आपकी बुक में डिराइव तो इसको नहीं करवाया गया, डायरेक्ट आंसर ही दिखा दिया गया है। छोटी सी डेरिवेशन है, मैं इसको कर देता हूँ अभी। ठीक है, ये दो फार्मूलाज हैं, इसको आप ले लें। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2πFC इज इक्वल टू 2πFL। 1/2πFC और 2πFL, इसको आप यहाँ ले जाइए। तो ये पूरा का पूरा यहाँ जाके जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो रिज़ल्ट क्या आएगा आपके पास? आपके पास रिज़ल्ट आएगा 4π² ठीक है भाई। अब ये है आपका टारगेट, इसके अंदर ये F फ्रीक्वेंसी जो है ये रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। CL को यहाँ ले आइए, 4π² को भी यहाँ ले आइए आप। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/F² 4π²CL। अब क्योंकि आपको रूट को ख़त्म करना है, तो रूट को ख़त्म करने के लिए आपको ज़रूरत है किस चीज़ की? आपको ज़रूरत है, सॉरी, स्क्वायर को ख़त्म करना है आपने। यहाँ से भी स्क्वायर को ख़त्म करना है, पाई से भी स्क्वायर को ख़त्म करना है, और इस फ्रीक्वेंसी से भी स्क्वायर को ख़त्म करना। तो आप यहाँ टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड पर जो है वो आप रूट ले लेंगे। यहाँ पर टेक रूट ऑन बोथ साइड, टेक रूट ऑन बोथ साइड, टेक रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर भी रूट लग जाएगा इसके साथ, और यहाँ पर भी इसके साथ रूट लग जाएगा। मैं ये लगा के डायरेक्ट जो है ना अभी इसका आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो फिर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर भी रूट से कैंसिल हो जाएगा। ये 4 जो है इस शक्ल में आ सकता है, तो इसका स्क्वायर भी इसके ऊपर मौजूद रूट को कैंसिल कर देगा। 1 के ऊपर रूट तो लगना ना लगना बराबर ही है। तो अब इसका रूट भी इसके स्क्वायर से कैंसिल, इसका रूट भी इसके स्क्वायर से कैंसिल, 4 का रूट भी इसको ये शक्ल दे के इसके स्क्वायर से कैंसिल। 1 के ऊपर रूट का कोई फ़ायदा ही नहीं है, CL सिर्फ बचता है जिसके ऊपर अब रूट आएगा आपका। ठीक है भाई। तो यहाँ पर
ये जब आपने किया टेक रूट ऑन बोथ साइड, तो अब आपके पास फाइनली क्या जवाब आता है, ये वाला जो आपकी बुक में लिखा है, 1/2 CL इज इक्वल टू F। ठीक है भाई, या फिर आप इसको यूं भी लिख लें और करके, ये F अगर आपको वहाँ बुरा लग रहा है तो आप यहाँ ले आइए, F इज इक्वल टू 1/2π√CL। ये F जो है इसको FR कर लें, ये रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, FR FR FR। ठीक है भाई, तो ये रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपके पास आ गया। और कोई ख़ास बात इसके अंदर नोट करने वाली, इसमें एक फ़िगर भी दी हुई है, उसको भी ज़रा देख लें। फ़िगर्स को इग्नोर ना किया करें, जो फ़िगर्स आती हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फ्रॉम फिगर अब हम इसके अंदर देख रहे हैं ये रही फिगर। ठीक है भाई, ये हो गया और ये इस तरह से दो पोर्शन हो गए। FR ये रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, I मैक्सिमम है, करंट जो है वो आपको मैक्सिमम मिल रहा है किसके ऊपर, रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अच्छा, रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपको करंट की मिकदार मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, इसको नोट्स में डाल लें, ये क्वेश्चन आता है MCQs में कि आपको करंट की मिकदार जो है वो रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी, किस टाइप की फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपको करंट की मिकदार मैक्सिमम मिलती है, तो वो रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी है। एट रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम करंट विल बी अचीव्ड। वाई, क्यों भाई, इसीलिए आपको मैक्सिमम करंट जो है अचीव होता है इसके अंदर, क्योंकि ये जो हमारे पास XC और XL हैं, XC एंड XL, कैपेसिटिव रेसिस्टेंस और इंडक्टिव रेसिस्टेंस आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन एंड इक्वल और बराबर होते हैं, हैंस कैंसिल ईच अदर, कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ये कैंसिल कर देते हैं। ये भी रिएक्टेंस है, ये भी रिएक्टेंस है। ठीक है, एक ही जिन्स की दो चीज़ें होती हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। ये 2 है, ये भी 2 है। अगर इसमें एक जो है वो माइनस का 2 हो जाए, एक प्लस का 2 हो जाए, तो मैथमेटिक्स क्या कहती है, ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। वेक्टर्स की दुनिया में भी यही होता है ना, एक वेक्टर पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, अगर सेम मैग्नीट्यूड का होगा, अपोजिट डायरेक्शन का होगा, तो वो वेक्टर जो हैं एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देंगे। फोर्सेस के अंदर भी आप यही देखते हैं कि पॉजिटिव न्यूटन जो है 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है, दूसरे अपोजिट उसके जो है वो 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये 20 न्यूटन कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। एग्जैक्टली यहाँ पर ये जो रिएक्टेंस है और ये जो रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव और इंडक्टिव, ये सेम क्वांटिटी में है, क्योंकि बराबर की बात हो रही है ना इनकी, ये बराबर की बात हो रही है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। अगर यहाँ पर इनका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये रिएक्टेंस होगी ही नहीं जो कि कैपेसिटर क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर ये रिएक्टेंस होगी ही नहीं जो कि इंडक्टर क्रिएट कर रहा है। तो देखें, कॉमन सेंस की बात है ना, रुकावटें हट गई ना, तो अब यहाँ पर आपको करंट की मिकदार जो मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी। इस फिगर के अंदर आपको यही बताया जा रहा है, ये वेव जो बता रही है आपको, ये करंट की मिकदार बता रही है।
और जिस वक्त आपको करंट मैक्सिमम मिल रहा है उस वक्त फ्रीक्वेंसी कौन सी है, रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है भाई। सर्किट यूज्ड फॉर रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी, सर्किट कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, इसको भी नोट कर लीजिए। सर्किट कौन सा होगा, RLC सीरीज सर्किट, RLC सीरीज सर्किट जो है वो आप इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की टाइप्स ऑफ डिवाइसेस जिनके अंदर हम ये करते हैं, टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फ़िल्टर्स हैं, उनके अंदर हम ये काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फ़िल्टर्स, उसमें हम ये काम करते हैं। नंबर 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इसको क्या नाम देते हैं हम, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस सपरेशन। इस डिवाइस के अंदर हम जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। ट्यून्ड सर्किट्स, इनके अंदर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट को। ठीक है भाई, ये टॉपिक भी आपका तमाम हुआ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।